हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद मैराथन लेक्चर सीरीज फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सब्जेक्ट ऑफ सीएस प्रोफेशनल, जिसमें हम लोग ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो सीआर सब्जेक्ट में आते हैं फॉर द वेटेज ऑफ मिनिमम 15 to 20 मार्क्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दोज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपने ये जो भी मैराथन लेक्चर सीरीज में जो लेक्चर्स आने वाले हैं, अगर आपने उसको एक बार ध्यान से भी देख लिया तो आप एग्जाम में आने वाले हर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सीआर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ सीएस प्रोफेशनल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखो, सबसे पहले तो रीजन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन होता क्या है। पहला रीजन जो होता है वो होता है सिनर्जी गेन। नाउ व्हाट इज सिनर्जी गेन? अब देखो, लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लेते हैं एक कंपनी है पेप्सी, एक कंपनी है कोका कोला। ओके, नाउ अगर मैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखूं तो पेप्सी का जो प्रोडक्ट है वो ओके है, लेकिन कोक का जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप पेप्सी पियोगे या थम्स अप पियोगे, तो जो बहुत बड़ा प्रपोर्शन है कंज्यूमर्स का, उसमें वो लोग बोलेंगे थम्स अप पियेंगे। मतलब दे आर मोर प्रेफरिंग टू द कोका कोला प्रोडक्ट रेदर देन पेप्सी प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, पेप्सी जानता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कोका कोला का प्रोडक्ट है, तो उसने अपनी ना पूरी स्ट्रेंथ जो है ना वो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया है। विच मीन्स दैट कि आपको थम्स अप गांव में हाईवेज पे चाहे ना मिले, लेकिन पेप्सी आपको 100% मिलेगा। इसका मतलब पेप्सी का मार्केटिंग जो है इट इज़ वेरी गुड। कोक की जो मार्केटिंग है वो ओके है। मतलब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि पेप्सी का मार्केटिंग गुड है एंड कोक का प्रोडक्ट गुड है। अब करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो ये है कि ये दोनों कंपनीज आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब एक दिन ये दोनों डिसाइड करें कि चलो एक काम करते हैं, लेट्स मर्ज। मतलब पेप्सी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, कोक प्रोडक्ट बनाएगा, एंड कोक मार्केटिंग नहीं करेगा, पेप्सी मार्केटिंग करेगा। अब एक चीज़ समझो, मान लेते हैं जब तक ये लोग स्टैंड अलोन में थे, जो रेवेन्यू है, अगर मान लेते हैं पेप्सी का रेवेन्यू 100 करोड़ है, कोक का रेवेन्यू 100 करोड़ है, देन डू यू थिंक दैट जब इन दोनों कंपनी का मर्जर हो जाएगा तो आफ्टर मर्जर मान लेते हैं कंपनी बनी पेप्सी को, इसका रेवेन्यू क्या होगा? 100 + 100 200 रेवेन्यू होगा, 200 करोड़। आंसर इज नो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी से 250 करोड़ और समथिंग मोर देन दैट। मतलब 200 करोड़ प्लस होगा। तो ये जो प्लस होता है ना, इसको बोलते हैं सिनर्जी गेन। सिनर्जी गेन मतलब जब दो कंपनीज, दो कॉम्पिटिटर मर्ज होते हैं, तो उनके मर्ज होने के बाद जो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड सिनर्जी, एंड ये जनरेट होता है, ये क्रिएट होता है ड्यू टू मर्जर एंड एमलगमेशन। क्लियर? अब देखो सेकंड देखते हैं। नाउ सेकंड रीजन इज इंक्रीज इन मार्केट शेयर। आई थिंक नीडलेस टू से कि अगर आज पेप्सी एंड कोक मर्ज हो जाते हैं, दो कॉम्पिटिटर जो आपस में मार्केट में compete कर रहे हैं, अगर वो मर्ज हो जाते हैं तो जो रिजल्टिंग एंटिटी है उसका मार्केट शेयर हमेशा ज़्यादा होता है। देन थर्ड,
एलिमिनेट और रिड्यूस कंपटीशन। मतलब मर्जर की वजह से दूसरा बेनिफिट क्या होता है मर्जर एक्विजिशन की वजह से, कि जो कंपटीशन लेवल है मार्केट में वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में कंपटीशन कम होगा तो जो मार्केट शेयर है वो रिजल्टिंग एंटिटी का बढ़ जाएगा। देन नाउ टैक्सेशन बेनिफिट। हम लोग ने मर्जर में जब टैक्सेशन एस्पेक्ट पढ़ते हैं मर्जर डीमर्जर का, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग कि जब आप मर्जर में टैक्सेशन, आप एक लॉस मेकिंग कंपनी का जब मर्जर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में होता है तो जो लॉस मेकिंग कंपनी का जो लॉस है वो प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाता है, जिससे कि टैक्स कम पे करना पड़ता है। चलो आई टेक एन एग्जांपल ऑल्सो। Now, there is a company called SAIL, Steel Authority of India Limited. They're the company now, अभी जो कंपनी ISCO, ये कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसके पास माइंस थे, माइंस के लाइसेंस थे। इट वाज बेसिकली अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे इस कंपनी में लॉस था कुछ 6,000 करोड़ का, एंड सेल का प्रॉफिट था कुछ 15,000 करोड़ का। अब एक चीज समझो, सेल क्या करता है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील बनाता है, एंड स्टील का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, आयरन ओर। मतलब इस कंपनी का जो प्रोडक्ट था वो था आयरन ओर, एंड ये आयरन ओर सेल का इनपुट होता है। स्टील बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए वो है आयरन ओर। मतलब जो इस कंपनी का ISCO का जो एंड प्रोडक्ट है वो सेल का रॉ मटेरियल है। अब देखो अब हुआ क्या, ये कंपनी लॉस में थी, दूसरी कंपनी प्रॉफिट में थी, तो ये डिसाइड किया गया कि इस कंपनी को सेल में मर्ज कर दिया जाए। मतलब देयर वाज अ प्रपोज मर्जर ऑफ ISCO मर्जर ऑफ ISCO विथ सेल। अब देखो होगा क्या, जब एक लॉस कंपनी प्रॉफिट कंपनी में आएगा तो यहाँ पे इसका लॉस इसके प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक लॉस कंपनी परचेस करोगे तो क्या आप लॉस कंपनी क्या हायर वैल्यूएशन में परचेस करोगे, नहीं, आप लोअर वैल्यूएशन में परचेस करोगे। इसका मतलब सेल ने इस कंपनी के पेमेंट के लिए PC जो पे किया वो था 1200 करोड़। अब एक चीज देखो, 1200 करोड़ में पूरी कंपनी आ गई। अब इस मर्जर की वजह से सेल को टैक्सेशन बेनिफिट कितना हुआ ये समझते हैं। टैक्सेशन बेनिफिट में फर्स्ट, इफ नो मर्जर, अगर मर्जर नहीं होता तो टैक्स पेबल बाय सेल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना होता, अगर मैं 30% ऑफ 15,000 करोड़ पकड़ूं, सो इट इज इक्वल टू 4,500 करोड़। एंड अभी यहाँ पे मर्जर हो गया, बिकॉज मर्जर हो गया तो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, आफ्टर मर्जर टैक्स पेबल बाय सेल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30%, 15,000 करोड़ माइनस 6,000 करोड़, मतलब 30%
ऑफ 9,000 करोड़। क्लियर? इसका मतलब इसका 30% कितना हुआ? 2700 करोड़। अब तो इसका मतलब मेरे को टैक्सेशन बेनिफिट कितना हुआ? अगर मर्जर नहीं हुआ होता तो 4500 करोड़ पे करते, मर्जर हुआ तो 2700 करोड़ पे किया। इसका मतलब 4500 करोड़ माइनस 2700 करोड़। क्लियर? इसका मतलब 1800 करोड़ का टैक्सेशन बेनिफिट हुआ, मतलब मेरा टैक्स बच गया। और कंपनी कितने परचेज किया है? इफ यू सी दैट थिंग, कंपनी पूरी की पूरी कंपनी 1200 करोड़ में परचेज कर लिया। अगर मर्जर नहीं करते तो 4500 करोड़ का टैक्स पे करते। मर्जर किया तो 2700 करोड़ का टैक्स पे किया। इसका मतलब मेरे को टैक्सेशन बेनिफिट जो हुआ वो हुआ 1800 करोड़ का, और 1200 करोड़ में कंपनी मैंने परचेज कर ली, मतलब मैं गवर्नमेंट को 1800 करोड़ देता, अभी मैंने 1200 करोड़ दिया, मतलब 600 करोड़ वहां बच गया मेरा। उसके अलावा मेरे को आयरन ओर जो मेरा रॉ मटेरियल है, सेल के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो पूरी की पूरी कंपनी मिल गई। अब गवर्नमेंट माइन लाइसेंस इशू करती नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपनी, जो पीएसयू है, उसके पास पहले से ही माइन लाइसेंस है। अब मतलब जितना खोदना है खोदते जाओ, निकालते जाओ, रॉ मटेरियल्स की पूरी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। नॉट ओनली दैट, उसका ह्यूमन रिसोर्स, उसके ऑफिसेस, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ मिल गया। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इज प्योरली बिकॉज ऑफ टैक्सेशन बेनिफिट। क्लियर? तो आई होप आप समझा होगा आपको कि मर्जर की वजह से, मर्जर एक्विजिशन की वजह से मार्केट शेयर बढ़ता है, कंपटीशन कम होता है या तो एलिमिनेट हो जाता है। इसके अलावा टैक्सेशन बेनिफिट भी होता है। इफ यू वांट मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। So this is your point 1, this is your 2, 3, 4. Now fifth, अब देखो another benefit what is being derived by virtue of merger and acquisition is diversification. And when I talk about diversification, I am talking about product diversification also and market diversification also, which means that अगर मेरे को एक नए मार्केट में एंटर करना है, अब मेरे को उस पूरे मार्केट को समझना पड़ेगा। मेरे को नए प्रोडक्ट लाइन में एंटर करना है तो मेरे को पूरा प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। लेकिन अगर दो कंपनीज मर्ज हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन करना मच इजी हो जाता है। क्लियर? अनदर एग्जांपल व्हाट यू कैन हैव इज बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब it can help in cost reduction. Now अब ये क्या है? अब देखो, अगर दो कंपनीज मर्ज हो जाते हैं तो उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल जाता है। इसका मतलब जो कॉमन कॉस्ट हैं वो कॉमन कॉस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं एंड आपका कॉस्ट फैक्टर कम हो जाता है। इसका मतलब अगर मेरा रेवेन्यू नहीं भी बढ़ता लेकिन मेरा कॉस्ट अगर कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर? सो दीज आर फ्यू ऑफ द बेनिफिट जिसकी वजह से मर्जर एंड एमलगमेशन किया जाता है। और ये हम लोग ने जब मर्जर चैप्टर पढ़ा था उस समय भी डिटेल में किया था। एक ब्रीफ आपको वापस समझा दिया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स जो प्रैक्टिकल थिंग्स पेपर में इंस्टीट्यूट पूछता है। तो स्टूडेंट, चार चीजें याद रखना कि आपको पेपर में चार तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग ये जो पूरी की पूरी हमने मैराथन लेक्चर सीरीज चालू किया है उसमें वो हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपका ये 20 मार्क्स एब्सोल्युटली सेफ हो जाएगा। क्लियर? सो अपने को कैलकुलेशन टू बी डन, क्या क्या चीजें अपने को सीखनी है? पहला, एक्सचेंज रेशो। एक्सचेंज रेशो किस तरीके से निकालते हैं? देन सेकंड,
पोस्ट मर्जर EPS and market price. Clear? Post merger EPS and market price, exchange ratio. This is the second thing that you have to understand. And the third, accretion and dilution. Now some of you may ask कि sir accretion and dilution किस में? In EPS and market price. That is your accretion and dilution. And fourth, true cost of, so you can also write this way, true cost and benefit of merger. Clear? ये चार चीज़ अपने को सीखनी है. तो what we have to understand, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, बट आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा. कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कैलकुलेशंस टू बी डन, चार चीज़ें सीखनी है. एक्सचेंज रेशो, पोस्ट मर्जर EPS एंड मार्केट प्राइस, एक्रीशन एंड डाइल्यूशन इन EPS एंड मार्केट प्राइस, एंड ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मर्जर. मतलब अपने को मर्जर का ट्रू कॉस्ट निकालना है कि मर्जर का ट्रू कॉस्ट कितना आया. क्लियर स्टूडेंट्स? चालू करें. लेट्स स्टार्ट नाउ. अब देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सचेंज रेशो. नाउ एक्सचेंज रेशो जो है, इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देना. फर्स्ट, आपका एक्सचेंज रेशो कैसे निकाला जाता है. On the basis of EPS, on the basis of market price, and third, on the basis of NAV. क्लियर? अच्छा, आप NAV को ही इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो से इट एज अ बुक वैल्यू. अब इसका जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला होता है सेलर अपॉन बायर. ये याद रखना, ठीक है. ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, मैं आपको लॉजिक भी सिखा देता हूँ. पेपर में लॉजिक नहीं आएगा, बट सीखो मेरे से तो पूरा ही सीख लो, ठीक है. तो ये सेलर अपॉन बायर कैसे ये फॉर्मूला बनता है मैं आपको सिखा देता हूँ. लेकिन पेपर में अपने को टाइम भी बचाना है, तो मैं आपको जो फॉर्मूला सिखा रहा हूँ सीधा उससे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है. लेकिन आपका फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देना. यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, और वी कैन राइट हियर इटसेल्फ राइट नाउ ऑल्सो. फिर मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि लॉजिक है क्या. व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ EPS, तो फॉर्मूला होता है EPS ऑफ सेलर अपॉन EPS ऑफ बायर. Clear? When you are calculating exchange ratio on the basis of market price, तो फॉर्मूला होता है market price of seller upon market price of buyer. And when you are calculating exchange ratio on the basis of NAV, तो फॉर्मूला होता है NAV of seller upon NAV of बायर. क्लियर? ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना. लेकिन अब ये फॉर्मूला बना कैसे, अब पहले हम लोग वो समझते हैं, ठीक है. लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला ये याद रखना, ठीक है. एंड कुछ हम लोग नोट लिखेंगे, दैट नोट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर. चलो पहले हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे करते हैं. लेट्स से वन एग्जांपल. मान लेते 2 कंपनी है, A लिमिटेड, B लिमिटेड. Clear? B limited is seller, A limited is buyer. Okay? अब मान लेते हैं मार्केट प्राइस जो है वो A लिमिटेड के शेयर्स का मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़ एंड B लिमिटेड के शेयर्स का मार्केट प्राइस है 20 रुपीज़. क्लियर? अब
नंबर ऑफ शेयर्स, ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स हैं से 1 करोड़ शेयर्स, एंड बी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स हैं से 50 lakhs। इफ दैट इज द केस, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? तो ए लिमिटेड का मार्केट वैल्यूएशन हो गया 100 करोड़ एंड बी लिमिटेड का मार्केट वैल्यूएशन हो गया 10 करोड़। मार्केट वैल्यूएशन कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस, दैट्स समथिंग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, नथिंग बट मार्केट वैल्यूएशन। तो ए लिमिटेड मार्केट वैल्यूएशन कितना हुआ? 100 रुपीज इंटू 1 करोड़, मतलब 100 करोड़। इसका 20 रुपीज इंटू 50 लाख, ओके, कितना हो गया? 10 करोड़। अब एक चीज़ समझो, अगर आज बी लिमिटेड मान लो आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी मैं परचेज करता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को अपनी कंपनी कितने में दोगे? कम से कम 10 करोड़ में। 10 करोड़ से नीचे में दोगे? व्हेन योर करेंट कंपनी वैल्यूएशन is 10 crores, you will not going to give me the company for a value less than 10 crores। इसका मतलब आप अपनी कंपनी मेरे को 10 करोड़ और मोर में ही देने वाले हो। क्लियर? तो एज्यूम कर लेते हैं दैट परचेज कंसिडरेशन इज 10 करोड़, मैं 10 करोड़ में अपनी कंपनी परचेज कर रहा हूँ, एंड मोड ऑफ discharging purchase consideration is by shares। क्लियर? मतलब ये नक्की हो गया कि परचेज कंसिडरेशन 10 करोड़ है और किस तरीके से इस पीसी को पे किया जाएगा, इट विल बी पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अब एक चीज समझो, यहाँ पे 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड गिवन, अगर मैंने आपको ए लिमिटेड का 1 शेयर दिया तो मैंने आपको इफेक्टिवली कितना पैसा दे दिया? 100 रुपीज गिवन। तो इसका मतलब 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड गिवन इज ₹100 गिवन। तो अगर मेरे को इफ आई हैव टू पे यू 10 करोड़, तो मेरे को आपको कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? समझ आ रहा है? मैंने आपको 1 शेयर दिया ए लिमिटेड का, तो इट इज एज गुड एज कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिया, बराबर। मेरे को आपको कितना देना है? 10 करोड़। तो उसके लिए अगर मैंने 1 शेयर दिया तो 100 रुपए दे दिया, तो अगर 10 करोड़ देना है तो कितना मेरे को शेयर देना पड़ेगा? तो इट विल बी इक्वल टू 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 100। कितना आ जाएगा? 10 लाख शेयर्स टू बी गिवन। मतलब मेरे को आपको 10 करोड़ देने के लिए व्हाट आई नीड टू गिव इज 10 लाख शेयर्स। अब एक चीज समझो, ये 10 लाख शेयर्स मैंने कितने शेयर्स के अगेंस्ट में दिया है? 50 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में दिया है। समझ रहे हैं बच्चों? ये 10 लाख शेयर्स मैंने इन 50 लाख शेयर्स में दिया है ना। तो यहाँ पे 10 lakhs shares given against or you can write this way कि 10 lakh shares of A limited given against 50 lakh shares of B limited। इसका मतलब Therefore, एक्सचेंज रेशो कितना हो गया? 1:5। ये समझा? 10 लाख शेयर्स दिया मैंने किसके अगेंस्ट में? 50 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में। तो एक्सचेंज रेशो कितना हो गया? 1:5। अब देखो, अब इसको शॉर्टकट टेक्निक जो हम लोग ने ऊपर बोला था उससे करते हैं। एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन, देखो इसमें क्या दिया है? हैव दे गिवन ईपीएस? नो, व्हाट दे हैव गिवन इज मार्केट प्राइस। क्लियर? तो एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन, अगर मैं
मार्केट प्राइस करूँ तो फॉर्मूला क्या था, मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर। तो मार्केट प्राइस ऑफ सेलर कितना था 20 रुपीज़, मार्केट प्राइस ऑफ बायर कितना था 100 रुपीज़, तो एक्सचेंज रेशियो कितना हो गया 1:5। समझा एवरीवन? सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज रेशियो नीड टू बी कैलकुलेटेड। आपको एग्जाम में इतना डिटेलिंग में नहीं जानना है, दो सीखते समय पूरा सीखो, बट अपने को एग्जाम में ये शॉर्टकट टेक्निक पता होना चाहिए दैट एक्सचेंज रेशियो क्या है, सेलर अपॉन बायर। मतलब अगर ईपीएस से निकाला तो ईपीएस ऑफ सेलर अपॉन ईपीएस ऑफ बायर। अगर एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस से निकाला तो वहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर। और अगर एक्सचेंज रेशियो एनएवी या इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू से निकाला तो एनएवी ऑफ सेलर अपॉन एनएवी ऑफ बायर। ये समझा? पक्का? चलो अब एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, और उस एक एग्जाम्पल को करने के बाद हम लोग कुछ नोट लिखेंगे एंड देन हम लोग ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये जो पूरे क्वेश्चन की शीट है ये आपको हमारी वेबसाइट www.provingscs.com के वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। वहाँ पे एक फ्री रिसोर्स करके कॉलम होगा, उस कॉलम में आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ये पूरी शीट मिल जाएगी, उस वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड देखो इसमें ना वी हैव कवर्ड ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। एंड देखो आपने हमारे क्वेश्चन कर लिए ना, उसके बाद स्कैनर के जो पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं वो भी दिए हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, जो कि अब हम लोग करेंगे, उसके बाद ये आप 2009 का जो क्वेश्चन है जून 4 है, ये आप खुद सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी सॉल्व कर पा रहे हैं। डन? चलो, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अगर आपने ये जो शीट हम लोग करेंगे ना, ये कर लिया ना, तो उसके बाहर की एक वैरायटी आने के भी चांसेस नहीं है। 99.99% एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। क्लियर? चलो लेट्स टेक वन एग्जांपल नाउ। Now, let's take one example. So, now take one example. अब देखो, मान लेते हैं A Limited acquire B Limited. Okay. Details of A Limited and B Limited is given here and. अब अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया है कि A Limited acquire B Limited, तो यहाँ पे A Limited क्या हुआ, बायर है सेलर, तो A Limited हो गया बायर। B Limited क्या हुआ, सेलर। ओके, नाउ अब यहां पे नेट प्रॉफिट मान लेते हैं। A Limited का नेट प्रॉफिट है 100 लाख एंड B Limited का नेट प्रॉफिट है 20 लाख। सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर्स मान लेते हैं A Limited के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, B Limited के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 40,000। तो अगर नेट प्रॉफिट दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, तो अपने को अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये कितना आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर 100 रुपीज़, इसका कितना आ गया 50 रुपीज़। अब यहाँ पे पी रेशियो, क्लियर, मान लेते हैं A Limited का पी रेशियो जो है वो 10 है एंड B Limited का पी रेशियो जो है वो
8 है। देन तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं अर्निंग पर शेयर को पी से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आ जाता है मार्केट प्राइस। तो ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़, एंड बी का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 400 रुपीज़। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, ए के कितने शेयर्स हैं, 1 लाख, बी के कितने शेयर्स हैं, 40,000। सो मार्केट वैल्यूएशन, ए का मार्केट वैल्यूएशन कितना हो गया, इट इज इक्वल टू 1000 lakhs और यू कैन से 10 करोड़। क्लियर। एंड बी का मार्केट वैल्यूएशन कितना हो गया, 1.6 करोड़। ये समझा कैसे हुआ, समझा कैसे निकलेगा, देख लो। नंबर ऑफ शेयर्स को, नेट प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा। ईपीएस में अगर हम लोग पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा, एंड मार्केट प्राइस को अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मार्केट वैल्यूएशन आ जाएगा। ये समझा। चलो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है, लेट्स टेक वन एस्पेक्ट जिसमें पेपर में हम लोग क्या कर निकालना था, एक्सचेंज रेशो, देन पोस्ट मर्जर ईपीएस एंड मार्केट प्राइस, थर्ड एक्रीशन एंड डाइल्यूशन। ये तीनों अभी हम लोग इस क्वेश्चन से सीखेंगे। क्लियर। लेट्स टेक देखते हैं। देखो एक्सचेंज रेशो ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, क्या फॉर्मूला है, ईपीएस ऑफ सेलर अपॉन ईपीएस ऑफ बायर। अब ईपीएस ऑफ सेलर कितना है, बी लिमिटेड इज सेलर, ए लिमिटेड इज बायर। क्लियर। तो ईपीएस ऑफ सेलर कितना है 50 एंड ईपीएस ऑफ बायर कितना है 100। इसका मतलब 50 अपॉन 100, इसका मतलब 0.5:1। हमेशा एक्सचेंज रेशो जब भी आप डिफाइन करो ना, हमेशा उसको 1 करना कि अगेंस्ट हाउ मेनी शेयर्स यू नीड टू गिव हाउ मेनी शेयर्स। क्लियर। तो एक्सचेंज रेशो कितना हो गया 0.5:1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड 0.5 शेयर्स दिए जा रहे हैं 1 शेयर्स के सामने। तो बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हैं, 40,000 शेयर्स। क्लियर। तो अगर 40,000 शेयर्स हैं तो ए के कितने शेयर्स दिए जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू 20,000 शेयर्स टू बी गिवन। क्लियर। मतलब 40,000 के सामने ए लिमिटेड को कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, अपने 20,000 शेयर्स। अब देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग पोस्ट मर्जर ईपीएस एंड मार्केट प्राइस निकालें, पोस्ट मर्जर नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट पहले कितना नेट प्रॉफिट था, ए का 100 लाख, बी का कितना नेट प्रॉफिट था 20 लाख। क्या कोई सिनर्जी का बेनिफिट हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ दिया सिनर्जी का, एनीथिंग बीइंग गिवन, नो, तो कोई सिनर्जी बेनिफिट नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 120 लाख। कैसे आया, 100 लाख प्लस 20 लाख प्लस सिनर्जी, कुछ सिनर्जी है नहीं, कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो 120 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ए के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 लाख। एक चीज समझो, अगर कंपनी, आप कंपनी ए के शेयर होल्डर हो एंड दिस कंपनी बी, ठीक है, कंपनी बी कंपनी ए में मर्ज हो जाती है, तो कंपनी ए क्यों कंपनी बी के शेयर होल्डर है, उनको शेयर्स इशू करेगा, तो क्या आपसे शेयर्स लेके देगा, नहीं, आपके पास जो शेयर थे वो तो रहेंगे ही, नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो कितने शेयर हम लोग इशू कर रहे थे 20,000, तो ये जो 1 लाख शेयर्स हैं ये तो रहेगा,
1 लाख प्लस 20,000, मतलब जो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 1 लाख प्लस 20,000, मतलब 1,20,000। तो ईपीएस कितना आ गया? 100 रुपीज, सेम ईपीएस है। अब क्या पी रेशो चेंज हो रहा है? नहीं। क्वेश्चन में कुछ दिया है? नहीं। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग पी रेशो सेम मानते हैं। पी रेशो कितना था ए लिमिटेड का? इफ यू सी द क्वेश्चन, पी रेशो ऑफ ए लिमिटेड इज 10। तो यहाँ पे अगर पी 10 है तो मार्केट प्राइस कितना आ गया? 1000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1.2 लाख। तो मार्केट वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू नाउ, अब इसको आप 1200 लैक्स भी बोल सकते हो एंड 12 करोड़ भी बोल सकते हैं। बोथ मीन्स द सेम थिंग। इट इज इक्वल टू 1200 लैक्स। ये समझा कैसे निकलेगा? पोस्ट मर्जर समझा कैसे निकलेगा? हाउ टू कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है? पोस्ट मर्जर ईपीएस इज 100 रुपीज एंड पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस इज 1000 रुपीज। क्लियर? नाउ अब यहां पे लेट्स कैलकुलेट द एक्रीशन एंड डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो let's calculate accretion and dilution in EPS and market price on the basis of EPS. Clear? Now see how to calculate this thing. इसमें प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। क्लियर? अब सबसे पहले ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस में क्या चेंज हुआ? प्री मर्जर में ए लिमिटेड का ईपीएस प्री मर्जर कितना था? 100। तो यहाँ पे ए लिमिटेड के लिए इट वॉज 1 शेयर इंटू 100 था। अच्छा, पोस्ट मर्जर में ईपीएस अभी भी 100 ही है। तो यहाँ पे कुछ एक्रीशन हुआ? नहीं। कुछ डाइल्यूशन हुआ? नहीं। मतलब नो चेंज। डन। अब देखते हैं बी लिमिटेड का पहले 1 शेयर का ईपीएस बी लिमिटेड का कितना था? इट वॉज इक्वल टू 50 रुपीज। करेक्ट? तो यहाँ पे अच्छा, अब 1 शेयर के बदले कितना शेयर मिला ए लिमिटेड का? व्हाट वाज द एक्सचेंज रेशो? द एक्सचेंज रेशो वाज 0.5। तो यहाँ पे 0.5 कुछ एक्रीशन? नहीं। कुछ डाइल्यूशन? नहीं। मतलब देयर इज नो एक्रीशन or dilution in EPS after merger also. So students, what we have understood that अगर exchange ratio on the basis of EPS निकलेगा then there shall be no accretion or dilution in the EPS. Okay?
अच्छा, अभी यहाँ पे ये तो हम लोगों ने निकाल लिया ईपीएस का. नाउ लेट्स सी द मार्केट प्राइस. एक्सचेंज रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ ईपीएस ओनली. तो यहाँ पे मार्केट प्राइस प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर. क्लियर. अब ए लिमिटेड, बी लिमिटेड. ए लिमिटेड का 1 शेयर का मार्केट प्राइस कितना था मर्जर से पहले? इफ यू सी, मर्जर से पहले ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस था 1000 रुपीज. क्लियर. एंड बी का था 400 रुपीज. ओके, तो यहाँ पे अच्छा, मर्जर के बाद ए लिमिटेड का मार्केट प्राइस कितना है? 1000 रुपीज़. अभी भी ये कितना है? 1000 रुपीज़ ही है. मतलब इज देयर एनी एक्रीशन? नो. इज देयर एनी डाइल्यूशन? नो. ओके, लेकिन अब बी लिमिटेड में देखते हैं. तो बी लिमिटेड का 1 शेयर मर्जर से पहले कितने का था? 400 रुपीज़ का था. नाउ मर्जर के बाद इसको 1 शेयर के अगेंस्ट में कितना शेयर मिला है? बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन ईपीएस. तो 1 शेयर के अगेंस्ट में 0.5 शेयर्स मिले थे. अब 0.5 शेयर्स मार्केट प्राइस कितना है? मर्जर के बाद जो मर्ज एंटिटी है उसका मार्केट प्राइस कितना है? 1000 रुपीज़. तो अगर 1000 रुपीज़ है तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया? 500 रुपीज़. वैल्यू बढ़ा है कम हुआ है? बढ़ गया. क्लियर. मतलब यहाँ पे 100 रुपीज़ का एक्रीशन हो गया. समझा? पक्का क्लियर? एकदम समझा? चलो, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था बेस्ड ऑन ईपीएस. अब सेम तरीके से अगर हम लोग एक्सचेंज रेशियो निकालें ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस तो सेम तरीके से जाएगा. क्या चेंज होगा? यहाँ पे मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर हो जाएगा. एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ सेलर? 400. व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ बायर? 1000. तो एक्सचेंज रेशियो कितना हो जाएगा? 0.4:1. देख लेते हैं करके. अब एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस. तो फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर. मार्केट प्राइस ऑफ सेलर कितना है? 400. बायर कितना है? 1000. तो 0.4:1. क्लियर. अब 0.4:1 है तो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. अब ए एक्सचेंज रेशियो इज 0.4:1. तो फॉर 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड यू विल गेट 0.4 शेयर ऑफ ए लिमिटेड. तो बी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बी लिमिटेड का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितना है? 40,000. तो यहाँ पे 40,000 शेयर्स के सामने ए का कितना शेयर्स दिया जाएगा? इट विल बी 16,000 शेयर्स टू बी गिवन. अगर 16,000 शेयर्स दिए जाएंगे कितने? अगेंस्ट 40,000 शेयर्स. तो पोस्ट मर्जर का टेबल कैसे बन जाएगा? नेट प्रॉफिट कितना होगा? ए का नेट प्रॉफिट कितना था मर्जर से पहले? 100 lakhs. बी का कितना था? 20 lakhs. क्या कोई सिनर्जी गेन हो रहा है? नो. तो यहाँ पे कितना हो गया? 120 lakhs. तो यहाँ पे ये कैसे आया? 100 lakhs प्लस 20 lakhs प्लस नील.
तो कितना हो गया 120 लैक्स। ना नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसके नंबर ऑफ शेयर्स थे ए लिमिटेड का, इफ़ यू सी द नंबर ऑफ शेयर्स, ए लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स वाज 1 लाख, इस 40,000 के अगेंस्ट उन्होंने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 16,000 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख प्लस 16,000, 1.16 लैक्स हो गया। तो ईपीएस कितना हो गया, अर्निंग पर शेयर, तो हाउ यू हैव टू कैलकुलेट 120 लैक्स डिवाइडेड बाय 1.16 लैक्स। सो ईपीएस कितना हो जाएगा, 120 लैक्स डिवाइडेड बाय 1.16 लैक्स। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो द वैल्यू विल कम 103.4483, ये आ गया अपना अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अर्निंग पर शेयर के बाद हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई द सेम विथ, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पी रेशो से। तो पी रेशो कितना दिया है, क्या पी रेशो में कुछ चेंज बोला है, नो। तो अगर पी में कुछ चेंज नहीं बोला है तो उसको सेम माना जाएगा। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 1034.483। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इफ़ यू सी व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर कितना है 1.16 लैक्स। तो यहाँ पे मतलब 1,16,000। सो मार्केट वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, नाउ सी एक चीज़ देखो, मार्केट वैल्यूएशन अगर आपको एक शॉर्टकट सिखाऊं तो मार्केट वैल्यूएशन इज नथिंग बट डायरेक्टली नेट प्रॉफिट को पी से मल्टीप्लाई कर दो, विच विल बी इक्वल टू 1200 लैक्स। क्लियर। अब देखो ये आएगा 1200 लैक्स, आप मल्टीप्लाई करके भी देखना चाहो तो देख सकते हो कि 103, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1200 लैक्स आएगा। और उसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि व्हाट इज मार्केट वैल्यूएशन, ये आपको एक नया शॉर्टकट सिखाता हूँ। देखो मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है, मार्केट वैल्यूएशन इज नथिंग बट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। एंड मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, मार्केट प्राइस इज नथिंग बट ईपीएस इनटू पी रेशियो। क्लियर। तो ईपीएस इनटू पी रेशियो, एंड ईपीएस कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट अपॉन number of share, that is EPS into P ratio into number of shares. If that is the case तो number of shares से number of shares कट गया, इसका मतलब मार्केट वैल्यूएशन का स्ट्रेट फॉर्मूला क्या हो गया, नेट प्रॉफिट इनटू पी। शॉर्टकट है, क्लियर, ये समझा। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग ने पोस्ट मर्जर का ईपीएस एंड मार्केट प्राइस निकाल लिया। नाउ विल कैलकुलेट एक्रेशन एंड डाइल्यूशन इन ईपीएस एंड मार्केट प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज रेशो किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं, मार्केट प्राइस के बेसिस पे। तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेशो विच इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे सबसे पहले ईपीएस देखते हैं। नाउ ईपीएस में प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। नाउ सी ए लिमिटेड का मर्जर से पहले
ईपीएस कितना था ए लिमिटेड का? इफ यू सी द क्वेश्चन, ए लिमिटेड का मर्जर से पहले ईपीएस कितना था? 100 रुपीज। क्लियर? तो यहाँ पे अच्छा, ए लिमिटेड का मर्जर के बाद ईपीएस कितना हो गया है? इफ यू सी कितना है? 103.4483। तो इफ दैट इज द केस, तो यहाँ पे कितना हो गया? ₹103.4483। मतलब एक्रीशन हुआ कि डाइल्यूशन हुआ? बढ़ गया ना? कितना बढ़ा है? $3.4483 का एक्रीशन हो गया है। डन? नाउ सही, अब मर्जर से पहले बी लिमिटेड का ईपीएस कितना था? इफ यू सी, ईपीएस वॉज 50 रुपीज। ईपीएस वॉज 50। अच्छा, मर्जर में एक्सचेंज को कितना मिला है अपने को? एक शेयर्स के अगेंस्ट में 0.4 शेयर्स मिले, तो 0.4 शेयर्स एंड न्यू ईपीएस कितना है? 103.4483। तो 103.4483 इंटू 0.4 कितना हो गया? 41.3793। मतलब एक्रीशन हुआ या डाइल्यूशन हो गया? इट इज डाइल्यूशन। कितने का डाइल्यूशन हो गया? 8.6207। आई थिंक अब समझ में आया पक्का? एकदम क्लियर? कैसे कैलकुलेट किया जाएगा समझ में आया? चलिए, तो अब आप लोग यहाँ पे एक नोट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है ना? ये नोट आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ये आप नोट लिखिए ना। नोट लिखो। यहाँ तो समझा कैसे आया? मर्जर से पहले ईपीएस कितना था बी लिमिटेड का? 50 रुपीज। मर्जर के बाद ईपीएस कितना है? इट इज 103.4483। एक्सचेंज रेशो कितना था? एक्सचेंज रेशो इज 0.4:1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 41.3793। एंड 41.3793 मर्जर के बाद हो रहा है। मर्जर से पहले कितना था? 50। तो डाइल्यूशन हो गया कितने का? 8.6207। क्लियर? नाउ इसमें मार्केट प्राइस भी निकाल के दिखाऊं? चलो कर देते हैं। Now see, if we calculate the market price also, समझ में आ जाएगा अब आप लोगों, पर ठीक है, ट्राई कर देते हैं पूरा। प्री मर्जर पोस्ट मर्जर। नाउ मर्जर से पहले ए लिमिटेड के एक शेयर का वैल्यूएशन कितना था? इफ वी सी बिफोर मर्जर, तो मार्केट प्राइस कितना था? 1000 रुपीज। एंड बी का कितना था? 400 रुपीज। ओके, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे मर्जर के बाद एक शेयर का वैल्यूएशन कितना हो गया?
1034.483, तो 1034.483 वैल्यू कम हुआ है कि बढ़ गया है? बढ़ गया है। क्लियर? तो कितना हो गया, कितने का एक्रीशन हो रहा है? 34.483 का एक्रीशन हो गया। डन। अब देखो बी का पहले 1 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था? 400 रुपीज़। अब एक शेयर से देखो कितना शेयर्स मिला है, एक्सचेंज रेशियो कितना है? 0.4, तो 0.4 एंड 1034.483 कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू 413.7932। मतलब पहले 400 था, अब 413 हो गया, मतलब इट इज इक्वल टू 13.7932 का एक्रीशन। डन। पक्का समझा? एकदम क्लियर? चलो, सो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। अब हम लोग चालू कर रहे हैं ऑफ ऑल द क्वेश्चंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर मैराथन लेक्चर सीरीज के जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें जो है अब हम लोग उसको चालू कर रहे हैं। हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो शीट आप लोग के पास है, वी आर स्टार्टिंग विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट। और एक बार आपने यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वो आपने प्रॉपरली समझ लिया तो फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। नाउ रीड द क्वेश्चन। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा। क्या लिखा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एक्वायरिंग फर्म मार्क लिमिटेड एंड टारगेट फर्म मास्क लिमिटेड। देखो, इसका मतलब एक्वायरिंग फर्म कौन सी है? मार्क लिमिटेड। इसका मतलब मार्क लिमिटेड कौन है? देयर बायर। एंड टारगेट फर्म मास्क लिमिटेड, मतलब मास्क लिमिटेड क्या है? सेलर। ओके। अब तो क्या दिया है? अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है, मतलब नेट प्रॉफिट दिया है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया है। पी रेशो दिया है। अब देखो, अपना वो टेबल याद है? इफ यू रिमेंबर दिस एंटायर टेबल, इस टेबल में अपने पास 6 इंफॉर्मेशन हैं। अगर 3 इंफॉर्मेशन हैं तो रिमेनिंग 3 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो अपने को ये टेबल बना लेना है। ये जो हमने एक एग्जांपल किया था, ऐसा अपने को एक टेबल बना लेना है। तो फर्स्ट मेक द टेबल फास्ट एंड देन वंस यू आर डन विद द टेबल, उसके बाद देन विल प्रोसीड फर्दर। 3 इंफॉर्मेशन दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया है एंड पी रेशो दिया है। क्लियर? सो चालू करते हैं। Now see. Now see. यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, इससे क्या आता है अपने पास? वी गेट अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर को पी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? व्हाट वी गेट इज मार्केट प्राइस। इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट? मार्केट वैल्यूएशन। क्लियर? अब यहाँ पे कंपनी का नाम क्या दिखा है? मार्क लिमिटेड एंड मास्क लिमिटेड। तो यहाँ पे मार्क लिमिटेड एंड मास्क लिमिटेड। मार्क लिमिटेड क्या है? मार्क लिमिटेड इज बायर
and Mask Limited is seller. Clear? Now see, अब क्या दिया है वहां पे कैलकुलेशन में? Let's see this thing. अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है 200 lakhs एंड 400 lakhs. तो पहले जो चीज दी है वो लिख लो 2000 एंड 400. सेकेंड क्या दिया है? नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 200 lakhs एंड 100 lakhs. तो 200 दिया है एंड 100 दिया है. क्लियर? थर्ड क्या दिया है? पी रेशो दिया है 10 एंड 5. ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. क्लियर? तो अब जो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे निकलेगा? लेट्स सी. अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 10 हो गया. और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 4 हो गया. ये समझा कैसे निकला? कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अर्निंग पर शेयर. इसको P से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा. तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़. अब नंबर ऑफ शेयर्स पहले से दिया हुआ है. Done. So what is market valuation? Market valuation is 20,000 lakhs and 2,000 lakhs. Clear? अब देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? What is the swap ratio based on current market price? मतलब यहाँ पे ये लोग स्वैप रेशो किस पे निकालने का बोल रहे हैं? करेंट मार्केट प्राइस पे निकालने का बोल रहे हैं. तो लेट्स सी दिस थिंग. तो अगर हम लोग को यहाँ पे एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ सेलर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ बायर. व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ सेलर? 20. What is the market price of buyer? 100. तो एक्सचेंज रेशो कितना हो गया? 0.2:1. ये समझा? पक्का? अब देखो तो यहाँ पे मार्क्स लिमिटेड इसके 0.2 शेयर्स मिलेंगे अगेंस्ट 1 शेयर. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सेलर के? टोटल 100 lakhs हैं. तो यहाँ पे 100 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में कितने शेयर्स दिए जाएंगे? तो 100 lakhs को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 lakh शेयर्स टू बी गिवन. क्लियर? ये समझा? अब देखो अब अपने को क्या निकालना है? पोस्ट मर्जर EPS एंड मार्केट प्राइस ऑफ मास्क लिमिटेड. क्लियर? कैसे निकलेगा? सबसे पहले नेट प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर्स. अब देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट मर्जर से पहले कितना था? सी दिस थिंग. सो व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट वाज नाउ 2000 and 400. कुछ सिनर्जी गेन दिया है क्वेश्चन में. हैज इट गिवन दैट एनी सिनर्जी गेन? आंसर इज नो. तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400 lakhs. अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे?
200 लैक्स थे, अभी और कितने इशू किए हैं 20 लैक्स, तो 200 लैक्स प्लस 20 लैक्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हो गए 220 लैक्स, डिवाइड कर देंगे क्या मिल जाएगा अपने को अर्निंग पर शेयर, तो 2400 डिवाइड बाई 220 कितना आएगा 10.91, ये समझा, ये आया अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशो से, व्हाट वाज द पी अर्लियर, अच्छा पी में कुछ चेंज हुआ है क्या, क्वेश्चन में दिया है कि पी में कुछ चेंज हुआ है, जो व्हाट इज द स्वैप रेशो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, ये समझा। सेकंड, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, तो आफ्टर एक्विजिशन ईपीएस कितना आ रहा है अपना, इफ यू कैलकुलेट इट इज 10.91, ओके, तो ये भी हो गया अपना। सेकंड क्या लिखा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग पी रेशो ऑफ मार्क लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज, अनचेंज है पी रेशो, तो यहाँ पे पी मर्जर से पहले कितना था 10 था, तो मर्जर के बाद भी हम लोग पी कितना मान रहे हैं 10 टाइम्स, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया ₹109.1, क्लियर। फोर्थ का लिखा है डिटरमाइन द मर्ज मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म, अब देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं अपने आफ्टर मर्जर, इट इज 220 लैक्स, तो मर्ज एंटिटी का मार्केट वैल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मार्केट प्राइस से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 109.1 इंटू 220 कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 24,000 लैक्स। अच्छा आपको बताया था इफ यू रिमेंबर कि शॉर्टकट तरीका क्या होता है निकालने का कि नंबर ऑफ शेयर्स को पी रेशो तो मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, तो कितना आ रहा है 2400 इंटू 10 मतलब कितना आ गया 24,000 लैक्स, ये समझा। नेक्स्ट क्या दिया है, फर्दर क्या दिया है, कैलकुलेट गेन एंड लॉस फॉर शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस, सो दे आर आस्किंग गेन एंड लॉस फॉर शेयर होल्डर ऑफ बोथ कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के हिसाब से शेयर होल्डर को क्या गेन एंड लॉस हो रहा है, दैट्स समथिंग वी नीड टू कैलकुलेट, मतलब व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर एक्रीशन एंड डाइल्यूशन, तो यहाँ पे accretion and dilution for shareholder of both companies, in market price। now see कैसे निकालते हैं, प्री मर्जर मार्क लिमिटेड मास लिमिटेड, नाउ मार्क लिमिटेड इज बायर, मास लिमिटेड इज सेलर, एंड पोस्ट मर्जर। अब देखो हम लोग ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस, और यू कैन से एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। अब देखो मर्जर से पहले एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना था मार्क लिमिटेड का, इफ यू सी द टेबल फर्स्ट, मर्जर से पहले मार्केट प्राइस था 100 रुपीज एंड 20 रुपीज, क्लियर, तो यहाँ पे वन शेयर क्लियर।
अच्छा, मर्जर के बाद क्या नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे? नहीं, तो फॉर बायर तो नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहने वाले हैं। एंड मार्केट प्राइस क्या है? नंबर ऑफ मार्केट प्राइस मर्जर के बाद 109.1, तो 109.1, इसका मतलब व्हाट इज द इफेक्ट? पहले 100 रुपीज था, अब कितना हो गया? 109.1, मतलब 9.1 का एक्रीशन। डन। अब देखो, अब यहां पे आते हैं। एक्सचेंज रेशो कितना था? इफ यू रिमेंबर, एक्सचेंज रेशो वाज 0.2:1, मतलब अगेंस्ट 1 शेयर के सामने हम लोग ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 0.2, एंड मार्केट प्राइस कितना हो गया है? 109.1, तो 0.2 को 109.1 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? इट इज कमिंग 21.82। क्लियर? तो अगर 21.82 आ रहा है तो इसका मतलब पहले कितना था? 20 रुपीज, अब कितना है? 21.82, मतलब 1.82 का एक्रीशन। डन। अच्छा, नेक्स्ट जो क्या दिया है? व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इफ द प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर पोस्ट ईपीएस आर टू बी सेम, दैट इज देयर इज नो डाइल्यूशन इन द अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर बोथ द कंपनीज। नाउ ये आपको बताया था कि अगर एक्सचेंज रेशियो ईपीएस के बेसिस पे होता है, सो देयर शैल बी नो एक्रीशन और डाइल्यूशन फॉर बोथ द शेयर होल्डर। ये हम लोगों ने नोट में लिखा था, नहीं लिखा था तो अभी हम लोग वापस लिखेंगे इसको, नोट को। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस। नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, तो फॉर्मूला क्या होगा? इट इज ईपीएस ऑफ सेलर अपॉन ईपीएस ऑफ बायर। व्हाट इज द ईपीएस ऑफ सेलर? इफ यू सी द मर्जर से पहले का ईपीएस ऑफ सेलर इज 4 एंड ईपीएस ऑफ बायर इज 10, मतलब मेरा एक्सचेंज रेशियो क्या हो जाएगा? 4/10, मतलब इट इज इक्वल टू 0.4:1। पक्का समझा? एकदम क्लियर? ओके, तो यहां पे एक नोट लिखेंगे हम लोग। राइट वन नोट, बोलो, नोट लिखिए। इफ एक्सचेंज रेशियो is on the basis of EPS, then buyer company pre-merger and post-merger EPS will be same, and there will be no accretion or dilution in EPS to the shareholder of both the companies. Pakka? Done? Full stop. Therefore, there is no dilution in the earning of shareholder of both the companies. हो गया? Done? चलो, question number 1 is over. Now let's move to question number 2. अब देखो क्वेश्चन 2 क्या दिया है? चलो क्वेश्चन 2 पे देते हैं ना। क्या दिया है? कंपनी एक्स इज कंटेम्पलेटिंग द परचेज ऑफ कंपनी वाई। इसका मतलब कंपनी एक्स क्या है?
बायर है, कंपनी वाई क्या है, सेलर है, ठीक है। नाउ कंपनी एक्स हैज 3 लाख शेयर्स हैविंग अ मार्केट प्राइस ऑफ 30 पर शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। while company Y has 2 lakh shares selling at a price selling at 20 per share, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिया और प्राइस दिया है। द EPS इज 4 and 2.25 फॉर कंपनी X and Y रेस्पेक्टिवली, मतलब EPS भी दिया हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्कसिंग 2 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल, मतलब 2 प्रपोजल सोच रहे हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एज इंडिकेटेड बिलो, मतलब उन्होंने 2 प्रपोजल कंसिडर किया है। फर्स्ट, इन प्रपोर्शन टू रिलेटिव अर्निंग पर शेयर ऑफ 2 कंपनीज, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज रेशो किसके बेसिस पे निकालना है, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। सेकेंड प्रपोर्शन क्या दिया है, प्रपोजल 2 इज 0.5 शेयर ऑफ एक्स फॉर 1 शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज रेशो दे दिया है 0.5:1। क्या निकालना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर अंडर 2 ऑल्टरनेटिव। सेकेंड, to show the impact on EPS for the shareholder of both 2 companies under both the alternative, मतलब impact on EPS for the shareholder, मतलब what they are asking for, they are asking for accretion and dilution। पक्का समझा? चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत सिंपल है। और ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पूछा था 2009 जून 4A का क्वेश्चन है, वो आप आराम से कर लोगे, ट्रस्ट मी। क्लियर? एंड यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए कि बाय द टाइम वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन स्कैनर का आप सॉल्व हो जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हम लोग। क्लियर? एंड दिस इज द यूनिकनेस और दिस मैराथन सीरीज, कि मैराथन सीरीज में आपने जो भी टॉपिक देख लिया ना, फिर आपको उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2। अब देखो यहां पे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। कंपनी एक्स इज बायर, कंपनी वाई इज सेलर। ओके, नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मेट अपने को पता है क्या कैसे लिखना है, अर्निंग पर शेयर, P ratio, now then market price, number of shares, market valuation। क्लियर? अब पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है वो सारी चीजें कंपनी एक्स का क्या दिया है, 3 लाख शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस कितना दिया है, 30 पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख, मार्केट प्राइस 30 पर शेयर। नाउ कंपनी वाई का कितना दिया है, 2 लाख शेयर्स, मार्केट प्राइस 20 पर शेयर। क्लियर? ईपीएस दिया है 4 and 2.25। डन? ये 3 चीजें दी हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग बाकी टेबल बना लीजिए, मेक द टेबल वेरी फास्ट। ओके, जल्दी से बाकी टेबल बनाओ। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, अपना नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, ईपीएस दिया है, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा, इट विल बी 12 lakhs एंड नेट प्रॉफिट कंपनी वाई कितना हो गया, 4.5 lakhs। क्लियर? अभी पी कितना आ जाएगा, इन केस ऑफ कंपनी एक्स इट इज 7.5 एंड
In case of company Y, it is 8.89. Now मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 90 lakhs and 40 lakhs. Done. अब देखो, अब यहाँ पे एक्सचेंज रेशो निकालना है बेस्ड ऑन ईपीएस. तो फॉर्मूला क्या है, ईपीएस ऑफ सेलर अपॉन ईपीएस ऑफ बायर. अच्छा, अभी सेलर का ईपीएस कितना है 2.25, बायर का ईपीएस कितना है 4. सो कितना आ रहा है 0.5625:1. डन. तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे कंपनी एक्स कंपनी वाई. तो 0.5625 शेयर के सामने कंपनी वाई के 1 शेयर सामने कितने शेयर्स दिए जा रहे हैं 0.5625. तो कंपनी वाई के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2 lakhs. तो कितने शेयर इशू किए जाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1.125 lakh shares to be given. Done. अब पोस्ट मर्जर नेट प्रॉफिट कितना हो गया 12 lakhs and 4.5 lakhs. तो कितना हो गया 16.5 lakhs. कैसे आया 12 lakhs प्लस 4.5 lakhs प्लस नील. क्या कोई सिनर्जी गेन दिया हुआ है, आंसर इज नो. तो देयर इज नो सिनर्जी गेन. कितना आ गया नील. अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, बायर का नंबर ऑफ शेयर्स पहले कितना था 3 lakhs एंड कितने नए शेयर्स इशू किए गए हैं 1.125. सो 3 lakhs प्लस 1.125 मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 4.125 lakhs. तो मेरा ईपीएस मर्जर के बाद कितना आ गया ईपीएस इज 4. अच्छा, मर्जर से पहले ईपीएस कितना था ₹4. इसका मतलब व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक्सचेंज रेशियो इज ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस देन द ईपीएस ऑफ प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर विल रिमेन्स द सेम. अब देखो इसमें फर्स्ट में क्या लिखा है इन प्रपोर्शन ऑफ द रिलेटिव अर्निंग पर शेयर ऑफ टू कंपनीज निकल गया एंड 0.5 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ वाई. मतलब सेकेंड केस में एक्सचेंज रेशियो इज गिवन. अब फर्स्ट केस में हम लोग क्या निकालना है टू कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर. ये हो गया अपना फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हो गया. एंड टू शो द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस फॉर द शेयर ऑफ टू कंपनीज अंडर बोथ द अल्टरनेटिव. मतलब अपने को क्या निकालना है यहाँ पे एक्रीशन एंड डाइल्यूशन. तो यहाँ पे accretion and dilution on EPS for shareholder of company X and company Y. and यहाँ पे exchange ratio based on EPS. Now
अब देखो यहाँ पे कंपनी ऐसा मर्जर से पहले 1 शेयर ईपीएस कितना था 4 एंड पोस्ट मर्जर 1 शेयर मतलब देयर इज नो एक्रीशन नो डाइल्यूशन डन। कंपनी वाई में मर्जर से पहले ईपीएस कितना था 2.25 एंड मर्जर के बाद कितने शेयर्स मिले हैं 0.5625 सो मतलब there is no accretion or dilution in the EPS for the shareholder of both the companies after merger. कब? when exchange ratio is based on EPS. clear? अब सेकेंड ऑल्टरनेटिव देखते हैं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में एक्सचेंज रेशियो दे दिया है 0.5:1। तो कंपनी एक्स कंपनी वाई 0.5 शेयर्स दिए गए 1 शेयर्स के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे कंपनी वाई के 2 लाख शेयर्स तो 1 लाख शेयर्स टू बी गिवन। अब पोस्ट मर्जर कितना हो गया नेट प्रॉफिट कितना हुआ मर्जर से पहले कितना था नेट प्रॉफिट 12 lakhs एंड 4.5 lakhs तो कितना हो गया 16.5 lakhs प्लस नील। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए कितने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स और पहले कितने शेयर्स थे 3 lakhs मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इज 4 lakhs तो 16.5 lakhs डिवाइडेड बाय 4 lakhs तो कितना आ गया मेरा अर्निंग पर शेयर 4.125 डन। अब एक्रीशन एंड डाइल्यूशन किस में निकालना है हम लोग को ऑन ईपीएस फॉर शेयर होल्डर ऑफ कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। कभी है ये व्हेन एक्सचेंज रेशियो इज 0.5:1। कितना हो गया यहाँ पे कंपनी एक्स कंपनी वाई प्री मर्जर ईपीएस कितना था मर्जर से पहले ना मर्जर से पहले कंपनी एक्स के शेयर होल्डर का ईपीएस कितना था 4 रुपीज तो कितना हो गया तो 1 into ₹4 एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है 4.125 तो क्या फायदा हुआ कि नुकसान हो गया फायदा हुआ ना तो कितना हो गया मतलब 0.125 का एक्रीशन क्लियर। अब कंपनी वाई का देखते हैं मर्जर से पहले कितना था 2.25 मर्जर के बाद एक शेयर हमें कितने शेयर्स दिए गए हैं 0.5 शेयर्स 4.125 इसमें 2.25 था तो कितना आ जाएगा
₹2.0625। मतलब यहाँ पे 0.1875 का डाइल्यूशन हो गया। ये समझा? पक्का? तो मर्जर से पहले ईपीएस था 2.25, मर्जर के बाद पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आ रहा है 4.125। तो 4.125 इंटू 0.5 शेयर्स करेंगे तो कितना आ गया 2.0625। तो यहाँ पे दे द डाइल्यूशन ऑफ 0.1875। क्लियर? सो विद दिस योर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर ओवर एंड नाउ अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2009 जून 4 का जो क्वेश्चन है ये अब आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज ट्राई बिकॉज सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने पीछे किया है। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड 2014 का दिस क्वेश्चन बिंग होमवर्क। क्लियर? मतलब what I am trying is to develop an ability in you कि आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ which is going to give confidence to you. Clear? So with this our first lecture is over and now we are going to meet again for the second lecture, and with this for every lecture we are going to solve some variety of question, and then once this entire marathon lecture series being over you will be confident कि आप CR practical question में आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।